डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कुछ अलग अलग ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। तो आज किन विषयों पर हम जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको उन्हीं से अवगत करवा दें। आज के हमारे हेलो किसान के विषय रहेंगे मूंग एवं उड़द की खेती, और साथ ही बात होगी मशरूम की खेती की। तो दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सीधा हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स आप सब जानते हैं, एक बार आपके लिए फिर से दोहरा दें, 1800-113-061, 1800-113-061। इसके साथ ही अगर सीधे मैसेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-520-717। वहीं हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीनों विकल्प हमने आपको बता दिए हैं। तीनों में से कोई भी एक विकल्प को आप आसानी से चुन सकते हैं। अगर आप हमारा फ़ोन नंबर ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो अभी व्यस्त जा रहा है तो सीधे आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आइए अब आपका परिचय जो है वो हम करवा देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में विषय से संबंधित विशेषज्ञों से। तो हमें मूंग और उड़द की खेती के संबंध में ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मशरूम का उत्पादन आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को खास तौर से बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो विशेषज्ञ से पूछ रहे हों, जिससे कि आपका प्रश्न विशेषज्ञों तक साफ आवाज़ में सुनाई दे पाए और वो आपकी समस्या का समाधान आसानी से कर पाएँ। तो फिर आइए बातचीत की करते हैं शुरुआत। डॉक्टर मीणा, सबसे पहले तो आपसे ही बात करेंगे क्योंकि हमारे देश में जो है ये दालों की खेती जो है उत्पादन हमारे देश में काफ़ी अच्छा होता है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि अब गर्मियों की तरफ भी अब मौसम जो है वो रुख कर रहा है, गर्मी लगभग आ ही गई है एक तरह से। तो अभी जो है वो ऐसे समय में जो हमारी दालों की स्थिति, जो खेतों में दालें हैं, उनकी स्थिति अभी देश भर में किस प्रकार की है? देखिए ज्योत्सना जी, आपने सही कहा कि हमारे देश में दालें कभी कई चीज़ों में हो जाती है, जैसे खरीफ हुआ, रबी हुआ, जायद हुआ। और दालों को हम लोग उनकी खेती करते हैं, हम लोग कभी सिंगल उगाते हैं, कभी हम लोग उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाते हैं, या फिर कभी सीक्वेंस क्रॉपिंग इस वजह से हम लगाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश दालों में नंबर 1 है प्रोडक्शन में, तो लेकिन हमारी जो खपत है वो सब ज़्यादा है। तो हमें दालों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें आयात करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सचेकर है, यानी कि जो हमारी जो बाहर की जो मुद्रा है उसमें कमी हो जाती है, वो खाली हो जाता है खजाना। तो इसलिए हमको दालों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है ना कि रबी और खरीफ में तो हम दाल उगाते ही हैं, साथ साथ क्या होता है कि हम लोग मूंग उड़द की जो खेती है उसको हम लोग गर्मियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गर्मी में थोड़ा टाइम मिलता है, एक विंडो मिलती है 2 महीने की। जैसे हम कोई राइस व्हीट उगाते हैं किसान भाई, तो उनके खेतों में जैसे अभी जो गेहूं कट जाएगा उसके बाद खेत खाली पड़ जाएंगे 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए सबसे बढ़िया उचित उपयोगी जो फसल हमारे पास होती है वो है उड़द या मूंग, दोनों की हम खेती कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग वसंतकालीन मूंग भी लगा सकते हैं। उनकी जो बुआई होती है वो होती है फरवरी के लास्ट वीक में। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन मूंग या उड़द है उनकी जो बुआई आप लोग या तो मार्च के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। मतलब तो ये बहुत ही बड़ा टाइम चल रहा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप मूंग और उड़द की खेती आप गर्मियों में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जो ये 2 महीने का जो आपने बताया कि ये समय रहता है हमारे किसानों के पास, तो खेत को खाली ना छोड़ें और जो है वो आप यहाँ पर मूंग और उड़द की जो है वो बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर मीणा, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं, खरपतवार, ये तमाम बातें आपसे ज़रूर हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। मूंग और उड़द की खेती उत्तर भारत की बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मध्य भारत की लाल और काली मिट्टी में की जा सकती है।
इनकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी होनी बहुत जरूरी है। बारीक, भुरभुरा और चूर्णित खेत मूंग और उड़द की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। खेत की 2 से 3 बार जुताई काफी होती है। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं। इससे मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है। बुआई का उपयुक्त समय वायुमंडलीय तापमान, मिट्टी की नमी और फसल प्रणाली पर निर्भर करता है। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है। उड़द की बुआई का उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक का होता है। सरसों, गेहूं, आलू की कटाई के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। किसी कारणवश खेत समय पर ना तैयार हो तो वहां पर मूंग और उड़द की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। अच्छी पैदावार और उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्म का चयन काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जल के साधन, फसल चक्र और बाजार की मांग की स्थिति को ध्यान में रखकर उपयुक्त किस्मों का चयन करें। बीज दर का निर्धारण मुख्यतः बीज के आकार, नमी की स्थिति, बुआई का समय, पौधों की पैदावार और उत्पादन तकनीक पर निर्भर होता है। उर्वरकों की बात करें तो उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर सुभाष का। डॉक्टर सुभाष, क्योंकि आज आपसे हम बात करने वाले हैं मशरूम उत्पादन के बारे में, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि मशरूम का उत्पादन क्या हमारे देश के कुछ सीमित क्षेत्र हैं वहीं हो सकता है, या हमारे देश के किसी भी हिस्से में मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है? क्योंकि एक बंद कमरे में इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? हाँ, मशरूम एक प्रकार का फंगस या कवक होता है और इसकी खेती के लिए इसकी जो आवश्यकता होती है, हमारा जो कृषि अवशेष है उसका मृत कार्बनिक पदार्थों पर इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और किसान भाई हमारे इसको उगा भी रहे हैं। क्योंकि यह टेम्परेचर बेस मशरूम की खेती होती है, अलग अलग वैरायटी मशरूम की अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग तापमान पे उगाई जाती है। तो जैसा कि बटर मशरूम है, बटर मशरूम के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद जब से ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑयस्टर मशरूम की खेती की जाती है, जिसके लिए हमें 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज कर जाता है तो मिल्की मशरूम की खेती करते हैं, जिसको हम दुग्ध छत्ता मशरूम के नाम से इसको जानते हैं और यह हाई टेम्परेचर पर इसकी खेती की जाती है। 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी खेती की जा सकती है। तो तापमान से स्पष्ट हो जाता है कि पूरे भारत में मशरूम का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो किसान भाई हैं थोड़ा सा जागरूक हैं, उनको जानकारी हो गई है, तो उस एरिया में मशरूम का उत्पादन कुछ ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। बाकी हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी मशरूम का उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है इसके बारे में कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, इसकी खेती करने से इसके क्या फ़ायदे क्या हैं। तो लेकिन ये है कि भारत सरकार इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ट्रेनिंग के माध्यम से, तो जैसे जैसे हमारे मशरूम फार्मर्स को जानकारी हो रही है तो इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है और आसानी से एक क्रॉप रोटेशन अपना के मशरूम की खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई जो है। जी बिल्कुल, और इसी के संदर्भ में आपसे और भी आगे जानकारियां हम ज़रूर लेंगे कि मशरूम की कौन सी अच्छी किस्में हैं। वैसे अभी आपने इसमें बताया है, लेकिन आगे थोड़ा विस्तार से जानेंगे इसमें बेड की तैयारी जो है वो कैसे करें, इसमें जो खाद है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कितने दिन पुरानी होनी चाहिए, ये तमाम बातें आपसे ज़रूर जानेंगे। और हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि जो धान की पराली है, जो भूसा है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें आपसे आगे ज़रूर जानेंगे डॉक्टर सुभाष, लेकिन पहले देखते हैं मशरूम पर आधारित एक खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में अपने आप उगाने वाली फफूंद को ही मशरूम और खुम कहते हैं। इसे आम बोलचाल में कुकुरमुत्ता या सांप की छतरी भी कहते हैं। अलग अलग मौसम के लिहाज से मशरूम की कई किस्में मौजूद हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम होता है। धान पुआल मशरूम की खेती मई से जुलाई तक और ऑयस्टर मशरूम की खेती मध्य अगस्त से मध्य अप्रैल तक की जाती है। मशरूम की खेती के लिए पारंपरिक खेती की तरह खेत की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसकी खेती के लिए एक मशरूम घर बनाया जाता है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 7 हाथ लंबाई
50 सेंटीमीटर यानी लगभग 3.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। एक के ऊपर एक करीब 3 या 4 स्तरों पर मशरूम की खेती की जा सकती है। मशरूम की खेती ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 हाथ लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी की जा सकती है। मशरूम घर हवादार होना चाहिए और इस पर घटते बढ़ते बाहरी तापमान का असर नहीं होना चाहिए। साथ ही पर्याप्त रोशनी होना भी जरूरी है। बड़े स्तर पर मशरूम की खेती करने के लिए बड़ी संरचना होती है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम की खेती के लिए बने कमरों में अंदर ईंट या कंक्रीट से बना पक्का फर्श होना भी जरूरी है। इसे उगाने के लिए कंपोस्ट खाद सबसे अच्छी रहती है। ये कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियोन और शीरे से तैयार की जाती है। आपको बता दें कि जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम की खेती करने से पहले नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो अभी आपने मशरूम उत्पादन पर देखी एक खास रिपोर्ट, और इसके साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए एक बार फिर से विषय दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से मूंग और उड़द की ग्रीष्मकालीन खेती के बारे में, और साथ ही बात हो रही है मशरूम उत्पादन की। अगर दोनों विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, जो कि है 1800-113-060 और 61, और इसके अलावा 8800-520-717। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। hellokisan2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी विकल्प आप एक चुन सकते हैं और जल्दी से हमारे विशेषज्ञों के साथ संपर्क साध सकते हैं। डॉक्टर मीणा, अब यहाँ पर आपसे बात करते हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे और आपसे अब ये जानेंगे कि ग्रीष्मकालीन के लिए, जैसे आपने बताया कि 2 महीने की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाती है, तो किस तरीके से खेत की तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके की मिट्टी जो है वो होनी चाहिए? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, तो आप थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, देखो अगर खेती अब करनी है किसी भी क्रॉप की तो सबसे पहले बात आती है भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि आपने पूछा है कि इन फसलों के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त होती है, तो बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है मूंग उड़द के लिए। और हमारे जो उत्तरी भारत में या मध्य भारत में इस तरह की मिट्टी अवेलेबल है, तो इन सब जगह आप लोग मूंग और उड़द की खेती कर सकते हैं। तो ये जो मिट्टी होती है इसमें क्या है कि जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम भी उसमें क्लियर रहता है, और दूसरी बात है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह की मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। और अब जो किसान भाइयों ने जैसे गेहूँ किया है, तो अभी गेहूँ की कटाई चल रही है, तो किसान भाई चाहे तो गेहूँ की कटाई करने के तुरंत बाद आप खेत में 1-2 कल्टीवेटर का लिए चला दें, उसके बाद उसमें पाट लगा दें। और अगर पानी नहीं है उसमें तो पहले पलेवा कर लीजिए। पलेवा करने के बाद आप उसमें जुताई कर सकते हैं, और जुताई करने के बाद आप उसमें बुआई भी कर सकते हैं। ये तो रही बात आपकी बुआई का समय जो अभी बिल्कुल सही चल रहा है। और काफ़ी किसान भाइयों ने तो क्या है कि सरसों की है खेतों में, तो सरसों जिन्होंने की है तो उनका खेत तो बहुत पहले से खाली हो गया है। तो उस खाली खेतों में आप अच्छे से भूमि की तैयारी करें। और तैयारी के साथ साथ क्या है कि आपका जो बीज का चुनाव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खेत की तैयारी आपने कर ली है, लेकिन जो बीज आप लेंगे उसके लिए आपको एक अच्छी किस्म का बीज लेना पड़ेगा, जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा होती है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं ना कि अपना खुद का ही बीज उगाते हैं, हर साल वही गेहूँ को वही बीज को उगाते हैं। दालों में ये विशेषकर प्रॉब्लम रहती है। तो हमारा जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है दालों में बहुत कम है। अगर सीड रिप्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अभी मैं किसान भाई को कहना चाहूँगा कि खेती की तैयारी साथ साथ आप बीज का भी इंतजाम कर लीजिए, और बीज का जो ऑथेंटिकेट जगह है वहाँ से आप बीज लीजिए। जैसे कि हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ एटिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। NSC के काउंटर होते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी ऑथेंटिक सोर्स हो वहाँ से आप बीज लें। और अगर कहाँ से बीज नहीं मिल रहा आपको तो खुद का बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीड ट्रीटमेंट करना ना भूलें। जी बिल्कुल, क्योंकि बीज का उपचार करना तो बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी फसल को जो है वो रोगों और कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम डॉक्टर सुभाष का। डॉक्टर सुभाष, हमने ये तो जान लिया कि कहाँ कहाँ पर जो है मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके का कमरा जो है वो होना चाहिए। अच्छा, जिसके पास जगह ज़्यादा ना हो, और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पर शहरों में भी कुछ लोग जो है वो करते हैं तो ग्रो बैग्स में कर देते हैं। तो एक एक करके जानेंगे कि अगर हमारे पास जगह है, एक कमरा मौजूद है, तो कितने तरीके के, किस तरह के जो है वो बेड होने चाहिए, क्या बताएंगे आप? शहर में चाहे रहे चाहे गांव में रह रहे हैं, मशरूम की खेती करना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी जानकारी लेके।
बंद कमरे में रेडीमेड बैग आजकल मशरूम जो फार्मर्स वो भी बना के दे रहे हैं और कुछ संस्थाएं भी बना के मशरूम बना के दे रही हैं, जिसमें आपको जिसमें कंपोस्ट रेडीमेड कंपोस्ट होता है, उसमें बीज मिला के और पूरा जब उसके अंदर कवक जाल फैल जाता है उस कंडीशन में हम लोगों को सप्लाई कर देते हैं, या किसान लोग भी इसको कमर्शियली स्तर पे अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं। उसको कमरे में लाके ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से हो। जब जितनी उस मशरूम के फंगस को जितना शुद्ध हवा की ज़रूरत है उतनी हवा उसके अंदर देनी होती है, और उस कंडीशन में हल्का सा पानी का स्प्रे करके थोड़ी सी देखभाल करके मशरूम की खेती को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके उसका उत्पादन किया जा सकता है। बटन मशरूम के लिए अगर बात करते हैं तो उसको जो है थोड़ा सा उसके अंदर CO2 मेंटेन करना पड़ता है। लगभग जब फ्रूटिंग स्टेज पे होता है तो उसमें 700 से लेकर 1000 ppm CO2 मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर नेचुरल बेस पे कर रहे हैं, नॉर्मल फार्मर्स कर रहे हैं तो वहाँ CO2 मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, नेचुरल बेस पे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल कंडीशन में जा रहे हैं तो वहाँ सब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं और कंट्रोलिंग सिस्टम लगा होता है, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। छोटे फार्मर्स जो छोटे ग्रोवर्स जो होते हैं, अगर वो कमर्शियल स्तर पे सोच रहे हैं कि हमारे पास 10 बाई 10 का कमरा है या 10 बाई 20 का कमरा है, उस पर हम कमर्शियल स्तर पे जाना चाहते हैं तो बटन मशरूम से केवल शुरुआत कर सकते हैं। अगर कमर्शियल स्तर पर जा रहे हैं तो दूसरी वैरायटी हम ऑयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम को बहुत अच्छे से उस पर हम उसकी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से जो है वो आप इनकी खेती कर सकते हैं, और इसी के साथ आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। और अब एक बार फिर से हम यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप मूंग और उड़द की जो है वो ग्रीष्मकालीन की खेती जो है वो आप करना चाहते हैं, तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर मशरूम से संबंधित आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप तुरंत जो है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61, इसके साथ ही 8800520717, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। हेलो किसान 2015@gmail.com, ये है हमारा ईमेल ID। तो तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मीणा, अब यहाँ पर हमने खेत की तैयारी के बारे में जो है वो जान लिया, बीज उपचार के बारे में भी आपने जो है वो यहाँ पे जानकारी दे दी, लेकिन अच्छी किस्मों का चयन जो है वो कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं मूंग और उड़द की जिसका हम चयन कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की खेती के बारे में और इसके साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं मशरूम उत्पादन से संबंधित। हमारे साथ डॉक्टर मीणा और डॉक्टर सुभाष दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आप भी इनके साथ संपर्क अगर साधना चाहते हैं तो बेहिचक या तो फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर मीणा, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था मैंने जी। मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में दर्शकों को बिल्कुल, देखिए ना, उन्नत किस्मों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ज़्यादा प्रोत्साहन करना है तो उन्नत किस्मों का चुनाव तो करना बहुत आवश्यक है। और आज क्या है कि हमारे देश में सभी दालों के लिए अलग अलग सीजनों में जो उगाई जाती हैं उनके लिए अलग अलग किस्में हमने पैदा की हैं। जैसे खरीफ में जो उगाएंगे तो उनकी किस्में अलग होती हैं, रबी में जो लगाएंगे उसकी किस्में अलग होती हैं, और हम लोग जब बात करते हैं वसंतकालीन मूंग और ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की बात करते हैं तो उनकी जो किस्में हैं वो अलग होती हैं। तो मैं किसान भाई को कुछ किस्में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी किस्में हैं, उनका उत्पादन अच्छा होता है, साथ साथ क्या है कि वो काफ़ी रोग रोधी हैं
उनमें जो हानिकारक कीट है उनका प्रकोप भी बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। तो कुछ जो किस्में हैं उनका मैं नाम बताना चाहूँगा कि जैसे पूसा 9531 है, पूसा विशाल है, पूसा बैसाखी है और पूसा 14 से 31 है। ये मूंग की बहुत अच्छी किस्में हैं। साथ ही साथ क्या है कि SML है 134 है, 668 भी है, ये भी अच्छी किस्में हैं। और पंत मूंग 1 है 4, वो भी अच्छी किस्म है। IPM 0203 99 125, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। जैसे मैं बात करूँ उर्द की, तो उर्द में हमारी काफ़ी अच्छी वैराइटीज अवेलेबल हैं जो कि ग्रीष्मकालीन समय में लगाई जा सकती हैं। उनमें वसंत बहार है जिसको हम लोग PDU 1 बोलते हैं, एक होता है IPU 94 1 है, उसको उतारा बोलते हैं। आज़ाद उर्द 1 2 दोनों वैरायटी हैं, इनको भी ले सकते हैं। टाइप 1 भी है, टाइप 9 भी है, नरेंद्र उर्द 1 भी है और पंत उर्द 35 भी है। ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं और भी किस्में आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने गिनी चुनी किस्में बताई आपको। लेकिन किसान भाई चाहे तो नियर बाय जो KVK है, नियर बाय जो हमारा ICAR इंस्टीट्यूट है या कोई भी विश्वविद्यालय का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जाकर भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सुभाष, आपसे भी मेरा प्रश्न किस्मों से संबंधित ही रहेगा। कौन कौन सी मशरूम की ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनका किसान हमारे चयन कर सकते हैं और ये कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं? मशरूम की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ कमर्शियल स्तर पर जो ग्रो की जा रही हैं, चाहे वह बटन मशरूम हो या आस्टर मशरूम हो जिसको ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है, मिल्की मशरूम जिसको दुग्ध छत्तर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल वैराइटीज़ हैं, जैसे ऋषि मशरूम की आज काफ़ी डिमांड है। दूसरा है सिटाके मशरूम, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा आरिक्लोरिया है, इसको भी खेती कर सकते हैं। और एक अभी लायंस मेंस के नाम से एक वैरायटी है मशरूम की जिसकी काफ़ी डिमांड हो रही है और इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी किसान भाई थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके जो है कंट्रोल कंडीशन में इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे जो पहले कॉलर हैं उनको आइए हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। छत्तीस कुमार जी यूपी से हमारे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, छत्तीस कुमार जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ संपर्क साध पाएं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी, किस्मों के बारे में यहाँ पर आपने बता दिया, लेकिन किस तरीके से जो है वो बीजों को जो है वो बोएं किस तरीके से, कितनी दूरी होनी चाहिए? बिल्कुल, तो उसके बारे में क्या जानकारी दें? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो आपने उन्नत किस्मों को चयन कर लिया है और बात आता है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज चाहिए और कहाँ कब लगाएं, किसान भाई कितनी दूरी पर लगाएं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली पहली बात तो यह है कि सीड की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि हम लोग ग्रीष्मकालीन जो मूंग लगाएंगे तो उसकी जो सीड रिक्वायरमेंट है वो करीब होती है 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम डालते हैं। और उड़द का भी जैसे 18 से लेके 22 किलोग्राम तक है। लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है, जो पंक्ति से पंक्ति दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी होती है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह की जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों में बड़े पैमाने पर मूंग की खेती करते हैं इन दिनों में, तो उनके पास सीड ड्रिल भी अवेलेबल है। तो जो सीड ड्रिल का जो टाइन होते हैं वो इतना ही होता है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में वो टाइन होते हैं। तो उसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी मेंटेन हो जाती है। और अगर किसान भाइयों के पास सीड ड्रिल नहीं है तो वो लाइनों में बो सकते हैं, देसी हल से बो सकते हैं। लेकिन मैं ये किसान भाइयों को देना चाहूँगा रिकमेंडेशन कि अगर हो सके तो आप सीड ड्रिल का ही प्रयोग करें। उससे क्या है कि आपका सीड का जो रेट है वो भी सही लगेगा और जो सीड की जो डिस्टेंस है वो भी उसमें मेंटेन हो सकती है। तो सीड ड्रिल का इतना बड़ा महत्व है। उसमें फिर क्या है कि आपको जैसे इरिगेशन देंगे आप, बाद में निराई गुड़ाई भी करेंगे, तो उसमें आपको इसमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जो बीज है वो आप उचित मात्रा में लें और बीज को जो बोने का तरीका है वो बता दिया मैंने कि ये सीड ड्रिल से आप बोएंगे तो अच्छी बात है। तो आपका जो प्लांट से प्लांट की दूरी है या पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो मेंटेन इसमें हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मीणा, यहीं बीच में एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अगर कोई हमारे किसान सहफसली खेती करना चाहें तो क्या मूंग और उड़द के साथ किसी और फसल का चयन भी क्या आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि रोगों और कीटों के प्रकोप को भी बचाया जा सके? कई हमारे किसान जो है वो आगे आने वाले जो गेंदा की फसल होती है उसको भी लगा देते हैं कई बार। तो क्या कौन कौन सी ऐसी फसल है जो ले सकते हैं? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि किसान भाई जनरली क्या करता है, एक ही क्रॉप लेते हैं। तो एक क्रॉप में क्या है, कभी कभी इसमें कोई डैमेज हो सकता है, कोई प्रकोप हो सकता है, तो वो क्रॉप पूरी साफ हो सकती है।
तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि सह फसली अगर प्रणाली आप अपनाएंगे तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा और उसमें कोई हानिकारक कीट या रोगों का प्रकोप भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं बात करूँ अभी, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे जो किसान भाई हैं उस समय काफ़ी लोग गन्ना उगाते हैं, वसंतकालीन गन्ना उगाते हैं, तो उस समय आप मूंग की बिजाई कर सकते हैं उनके साथ में इंटरक्रॉपिंग के रूप में। तो काफ़ी किसान भाइयों का प्रचलन है कि वो गन्ने के खेत में मूंग की खेती करते हैं। तो वो एक रोक छोड़कर, एक पंक्ति को छोड़ करके एक पंक्ति में अगर मूंग की वो खेती करेंगे तो उसमें उनको लाभ होगा और वो जो स्पेस बचेगा, जो जगह बची हुई है उसका उसमें यूटिलाइज ढंग से होगा, उसका वो अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज कर लेंगे और उसका उसमें उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी बढ़ेगी। और दूसरा क्या है कि कई किसान भाई जैसे चारे के लिए भी करते हैं, ज्वार है, बाजरा है, ये भी कर देते हैं कभी कभी। तो इनके साथ भी आप सह फसली कर सकते हैं मूंग की, क्योंकि मूंग को हम कई तरीके से बोते हैं, कई फायदे के लिए बोते हैं। एक तो दाने के लिए बोते हैं, दूसरा क्या है कि इसको हम एक चारे के रूप में बोआ सकते हैं जी। अगर चारे की फसलें आप कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है हरे चारे की कमी रहती है, तो हरे चारा न होने की वजह से हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें जो दूध की मात्रा वो कम हो जाती है। तो हरा चारा बहुत ज़रूरी है। तो हरे चारे की जो फसलें हैं, चाहे वो चरी हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे गुआर हो, इनके साथ भी आप मूंग और उड़द की खेती आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हमारे किसान मशरूम का उत्पादन करते हैं तो क्या मशरूम में किसी तरीके के रोगों का प्रकोप हो सकता है या कीटों का प्रकोप हो सकता है? जी, अगर मशरूम की खेती कर रहे हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मशरूम हाउस को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। और मशरूम एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है जिसके लिए पानी की जितनी उसकी आवश्यकता है और जितना हवा उसको देनी है उतनी ही उसके अंदर देनी होती है, नहीं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के उसके कंपटीटर फंगस उसके अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर सुभाष, माफ़ कीजिए, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगे, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ शिमला हिमाचल प्रदेश से मौजूद है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो नमस्कार राकेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम जो शिमला में उड़द की खेती की हुई है उसमें जो है कीटनाशक के द्वारा और कीड़े लगते हैं, उसमें हमें कौन सा छिड़काव करना चाहिए? कौन सा कीड़ा लगा हुआ है? वो मतलब वो अच्छा, समझ गया। एक्चुअली ये इनके क्या है कि कई तरह के कीड़े इसमें आते हैं। एक गिडार आती है वो भी लगती है, और कभी कभी पोड बोरर भी आ जाते हैं, और कई बार लटी भी लग जाती है, जैसे उनको बोलते हैं कटवर्म, वो कट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उड़द के जो पौधे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो उनकी पत्तियां हैं उनमें छेद कर देते हैं। और कई बार एफिड का प्रकोप भी देखने को मिला है उड़द में, तो वो भी एक हानिकारक कीट है जो कि उड़द की फसलों को नुकसान करता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप जब भी फसल उगाएं तो आप अपने जो बीज है उसका उपचार ज़रूर करें। और बीज उपचार करने का सीधी सी बात है कि उसमें कौन सी आप एक कीटनाशी लेंगे, या तो आप ले लीजिए इमिडाक्लोप्रिड, वो भी आप ले सकते हैं। कभी कभी क्या है कि एक दीमक नामक एक रोग, एक वो होता है, हानिकारक कीट होता है जो कि जड़ में लगता है, तो अगर उसका ज़्यादा प्रकोप होता है तो आप क्लोरोपाइरिफॉस ले सकते हैं। तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी मिला करके इसका घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर अभी इस समय अगर हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो आप उसमें या तो इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए। तो इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम हानिकारक कीटनाशी है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आप 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में मिला करके और घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो ये आपका जो कीड़ा है इसका नियंत्रण हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यही डॉक्टर सुभाष, मैं चाहूँगी कि जो प्रश्न मैंने आपसे किया था उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मशरूम की खेती करते समय उसमें बहुत सारे ऐसे कंपटीटर फंगस आ जाते हैं जिसकी वजह से मशरूम की जो क्वालिटी होती है काफ़ी वो ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आपने पूछा उसमें बहुत सारे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। हाँ, उसमें पैदा हो जाते हैं, जैसे कुछ बीमारियाँ यहाँ का नाम है। एक बीमारी है काबवेब डिजीज़, जिसमें मशरूम तो आपको देखने में लगेगा कि मशरूम उग गई, लेकिन अगर उसको आप जैसे टच करते हैं तो हल्का सा वो अंदर से खोखली हो जाती है, जिसको हम काबवेब डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा है वेट बबल डिजीज़ होता है, ड्राई बबल डिजीज़ है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के मशरूम में अलग दूसरे प्रकार के फंगस आ जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा फंगस आ जाते हैं जिसे हम बैक्टीरिया ब्लास्ट बोलते हैं। इस प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जानकारी रखेंगे, और शुरुआती दौर में अगर उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसको आप ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो बहुत आसानी से उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर चंद्रशेखर जी कर्नाटका से मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, आइए उनका सवाल है। हेलो
हेलो चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। मैडम, हम नए हैं, अभी किसान नए हम। ठीक है। अभी मशरूम का खेती करना चाहते हैं, हमारा घर में कर सकते हैं क्या मैडम? हमारा खेत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष क्या बताएंगे? जैसा कि चंद्रशेखर जी आप कर्नाटका से हैं, मशरूम की खेती इंडोर ही खेती होती है, आउटडोर इसकी खेती नहीं की जाती है। इसको बंद कमरे में इसकी मशरूम खेती कर सकते हैं आप, चाहे वो आपका कच्चा घर हो, पक्का घर हो, या चाहे छप्पर ही क्यों ना हो। बहुत ही आसानी से इसको आप खेती कर सकते हैं। आपके नज़दीकी क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ पर जाके संपर्क कर लीजिए और इसके बारे में ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेके आप अपने आसपास या अपने घर में बहुत ही आसानी से इसकी खेती आप कर सकते हो। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फिर या तो तुरंत फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की खेती के बारे में और उसके साथ ही हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं मशरूम उत्पादन के बारे में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो तुरंत फ़ोन कीजिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर नागेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने मंडी हिमाचल से फ़ोन किया, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर एक जंगली मशरूम गुच्छियां करके होता है जी, जिसकी कीमत 18-20 हजार रुपए प्रति किलो यहाँ पर है जी। उसको मतलब आम आदमी नहीं खा सकता, 5 स्टार है, बहुत बड़े अमीर लोग या पहाड़ी लोग हम लोग खाते हैं जी। और सर ऐसी कोई विज्ञान ने को प्रकृति की है कि वो खेती जो है वो हम अपने खेतों में या जिस तरह से मशरूम उगाई जाती है अंधेरे कमरों में, इस तरह से गुच्छियों का भी उत्पादन हो सकता है जी। डॉक्टर सुभाष जी, ठीक किस्म की होती है सर। ठीक है, डॉक्टर सुभाष क्या बताएंगे? जी नागेंद्र सिंह जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी आज के डेट में गुच्छी मशरूम की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और यह मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट पे बिक रही है। और अभी DMR सोलन जो है गुच्छी मशरूम पे काफ़ी दिनों से इस पर कार्य कर रहा है कि जिससे कंट्रोल कंडीशन में कैसे हम इसको आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो है पौड़ी गढ़वाल में ही अभी एक शुरू किया गया है, जो सक्सेस बहुत अच्छे सफल स्तर पे किया गया है। आप जैसे किसान भाई ने वहाँ पे इसको किया है, बहुत कमर्शियल स्तर पे उन्होंने ग्रो किया और सक्सेस हुआ है। तो आने वाले कुछ समय में इसकी जो टेक्नोलॉजी है हम आप सब लोगों के पास पहुँचा देंगे और इसकी एक ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे आप इसको आसानी से बंद कमरे में इसकी खेती आप कर सकते हैं। जिस दिन आप इसकी मशरूम खेती खुद करने लगेंगे तो जो अभी इतने महंगे रेट पे मार्केट में उपलब्ध है वो उसके बाद इसका रेट काफ़ी आशा है कम हो जाएगा फिर। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर सुभाष आपने बताया जल्द ही जो है वो इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो नागेंद्र जी, यहाँ पे आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर डॉक्टर सुभाष ने दे दिया है और हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे और जब भी इसकी ट्रेनिंग शुरू हो तो आप इसका हिस्सा जो है मुझे लगता है आप ज़रूर बनना चाहेंगे। डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हमने बात की थी कि किस तरीके का कमरा होना चाहिए, तो उसमें खाद जो है वो कितने दिन पुरानी होनी चाहिए? क्या गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है? कई बार हमने सुना है कि जो धान का पुआल होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किस तरीके से इसकी बेड की तैयारी जो है वो करें हमारे किसान, और कितना बीज जो है वो डाल सकते हैं एक बेड में? मशरूम की खेती के लिए आप जो भी फसल अवशेष है, हम किसान भाई को यही सलाह देना चाहेंगे कि आप किसी एक सबस्ट्रेट के पीछे मत भागिए। जो आपके पास
जो सस्ते सस्ते दर पे उपलब्ध, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने की खोई या सरसों की तूड़ी, जो भी कुछ हो, या दलहनी वाली फसलें जो आपने दलहन निकाल लिया उसका जो अवशेष बचा हुआ है उस पर भी आप मशरूम की खेती बहुत ही आसानी से उसका कंपोस्ट बना के आप खेती कर सकते हैं। अगर आप बटन मशरूम के अलावा दूसरी वैरायटी पे आ जाते हैं तो उसमें हम कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट करते, वह 14 से 16 घंटे के अंदर हम सबस्ट्रेट को तैयार कर लेते हैं और उस सबस्ट्रेट पे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती या मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। रही बात कितनी पुरानी कंपोस्ट होनी चाहिए, जब हम बटन मशरूम की खेती करते हैं तो उसकी कंपोस्ट बनाने में हमको 26 से 28 दिन का प्रक्रिया लगती है। तो जब हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाए, सभी जो भी मशरूम खेती कर रहे हैं उनको पता है कि हमारा खाद कितने दिन में बनकर तैयार होगा और हमारा मशरूम का जो बीज होता है कितने दिन में तैयार होगा, तो हमारी सलाह यही रहेगी कंपोस्ट बनने के बाद उसको ज़्यादा दिन वेट न करें, उसके अंदर जितनी से जल्दी हो बिजाई कर दें, जिससे उसके अंदर कोई भी ऐसा समस्या आने की चांसेस न रहे। फिर भी अगर किसी कारणवश उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है या उनके कंपोस्ट के अंदर मॉइस्चर नहीं मेंटेन हो रहा या उनके पास समय से उनको बीज की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में 6 से 7 दिन तक हम उसको वेट कर सकते हैं, पुरानी कंपोस्ट को आप वेट कर सकते हैं। रही बात आपने गोबर की खाद की बात की, तो गोबर की खाद में हम मशरूम की खेती नहीं करते हैं। गोबर की खाद से हम एक नेक्स्ट स्टेप पे आता है जिसको हम केसिंग सॉइल बोलते हैं। जब कंपोस्ट बना लेते हैं उसमें बीज मिला देते हैं, 15 से 20 दिन बाद जब कंपोस्ट के अंदर मशरूम के फंगस या माइसीलियम रन कर जाता है, उस स्टेप पे केसिंग सॉइल हम गोबर की खाद से बनाते हैं और गोबर की खाद के साथ साथ उसमें कुछ कोकोपीट या चावल की छिलकी की राख मिला के बढ़िया से उसका हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं। फिर हम उस कंपोस्ट के ऊपर जिसमें माइसीलियम रन कर गया है 1 से 1.5 इंच मोटी केसिंग लेयर बिछाते हैं। उसके अगले 15 से 20 दिन बाद जब उसकी हम केयर करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं या टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके बाद मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। यही डॉक्टर सुभाष, व्हाट्सएप के जरिए आपके लिए 2 प्रश्न आए हैं और दोनों ही राजस्थान से हैं। मैं पहला प्रश्न लेती हूँ विजय कुमार जी का। इन्होंने हमें मैसेज किया है कोटा राजस्थान से और वो ये कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि ऑयस्टर किस्म का मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें रोग और क्लाइमेट आदि के बारे में क्या जानकारी देंगे? ऑयस्टर मशरूम की खेती पूरे साल आप जो है 10 महीने बहुत आसानी से इसकी खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वह 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मई जून के महीना का छोड़ के आप पूरे 10 महीने आप बहुत ईजिली बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं और यह खेती करना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि इसमें कंपोस्ट की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी होती है, जिससे आपके 14 से 16 घंटे में आपका सबस्ट्रेट तैयार हो जाता है और छोटा सा एक प्रक्रिया करके पॉलीथीन में हम इसको सबस्ट्रेट में बिजाई करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ख़ास करके राजस्थान में इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप इसमें जो है बहुत आसानी से खेती कर सकते हैं। रही रोग की बात, डिजीज़ की बात, जितना बटन मशरूम में प्रॉब्लम्स आती हैं डिजीज़ की, उतना ऑयस्टर मशरूम में ऐसी समस्या बहुत कम होती है। उसका रीज़न है ये कि क्योंकि इसका क्रॉप साइकिल जो होता है बहुत कम पीरियड का होता है। आज हम मशरूम की बिजाई करते हैं तो अगले 20 से 22 दिन के अंदर मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। हमारी अगली कॉलर शहनाज बेगम जी कर्नाटका से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने विजयपुर कर्नाटका से हमें फ़ोन किया है। आप क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हेलो जी जी जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है जी। मशरूम के बारे में पूछ रहे थे, हमें है घर में रहते हैं। ठीक है, नहीं मशरूम के बारे में पूछना था। जी 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 बोलिए। मशरूम के बारे में थोड़ा पूछना था। ठीक है, मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं आप? हाँ मैम। ठीक है जी, डॉक्टर सुभाष क्या बताएंगे, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? शहनाज जी, जैसा कि आप मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में ऑयस्टर मशरूम की खेती का मौसम अच्छा है और इस टाइम पे आप इसको बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी सलाह यही रहेगी आपकी, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है। इसलिए आप अपने आसपास के जो किसी भी विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए। वो आपको अच्छे से बता देंगे कि कैसे जो है इसका सबस्ट्रेट तैयार करते हैं और कितने देर के लिए इसका कितना मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, क्या कितना रेशियो है बीज का। अगर 10 किलो भूसा है तो उसमें 1 किलो मशरूम स्पाइन की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी देखभाल कैसे करेंगे, किस
प्रकार देखभाल करेंगे और कितने दिन के अंदर मशरूम का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा कि हम इसकी मशरूम खेती कितने आसानी से कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे कि हमने ये भी जान लिया कि कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं मूंग और उड़द में। सिंचाई प्रबंधन के बारे में क्या जानकारी देंगे? जब एक बार बीज की बुआई हो गई है तो कितने दिनों के पश्चात जो है वो सिंचाई करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, सुबह के समय करें या शाम के वक्त करें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जब हम मूंग बोते हैं, उड़द बोते हैं या कोई भी क्रॉप बोते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिंचाई की। क्योंकि ये गर्मियों के दिन में क्या होता है कि जो हमारा जो इरिगेशन का वाटर है, पानी है, उसका वो उड़ना तय हो जाता है, एवापोरेशन हो जाता है उसका, तो बहुत सारा पानी की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो जब भी हम गर्मी में मूंग और उड़द की खेती करेंगे तो जो पानी देने का जो अंतराल है वो होना चाहिए आपका 8 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना होता है। क्योंकि ज़्यादा देर कर दिया आपने तो पानी सूख जाएगा, उससे क्या है कि आपकी जो क्रॉप है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मूंग उड़द जो ऐसी फसलें हैं, इनको क्या है कि कुछ क्रांति की स्टेज होती हैं, कुछ ऐसे उनकी अवस्था होती हैं जब इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि आपने बो दिया है, आपकी जो क्रॉप है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जब इसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जब इसमें टहनियाँ शुरू होती हैं, तो उस समय पानी की आवश्यकता इसको ज़्यादा पड़ती है। तो उस समय किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि ब्रांचिंग की स्टेज पर ज़्यादा पानी उसको देना चाहिए, जो कि लगभग 25 दिन के बाद आती है। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो हमारी सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है जब फलियाँ बन रही होती हैं। तो जब फ्लावर आते हैं, जब फूल आते हैं, तब हमें सिंचाई नहीं करनी होती है, लेकिन फ्लावर जब पूरा आ जाते हैं उसके बाद फलियाँ बनना शुरू होती हैं, तब इसकी पानी की आवश्यकता इसको ज़्यादा पड़ती है। लेकिन गर्मियों में जो आपने बोला अंतराल हमसे 8 से 10 दिन का होना चाहिए, लेकिन जो पानी की जो मात्रा वो कम होनी चाहिए। सिंचाई ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि जो बहुत ही लाइट इरिगेशन उसमें करनी चाहिए। हमारे अगले कॉलर रंजीत कामत जी सुपौल बिहार से मौजूद है, फुल लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार। मूंग पे है। ठीक है। मूंग अभी विशाखा मूंग का बीज मेरे पास अवेलेबल है मैम, और हमारे पास यंत्रीकरण नहीं है बिजाई करने के लिए। क्या मूंग को खुरपी से और रस्सी के सहारे हम बिजाई कर सकते हैं? और उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, वो हमें बता दीजिए। और मशरूम पे यानी हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र का प्रमाण पत्र है मशरूम का, तो उससे यदि बैंक से कुछ हमें सावधान हो सकता है? जी बिल्कुल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बताएंगे डॉक्टर मीणा? सबसे पहले आप। हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा इन लोगों ने कि इनके पास मशीन नहीं है, यानी कि शेड्यूल नहीं है जी। लेकिन मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी जो कस्टम हायर सेंटर होता है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर दूसरे किसानों से आप शेड्यूल ले सकते हैं। क्योंकि देखो, रस्सी से बुआई करेंगे, हाथ से बुआई करेंगे, खुरपी से बुआई करेंगे तो बहुत लंबा समय लेगा, तो और इस समय बुआई का समय जा रहा है। लेकिन आपको अभी इस खेत अगर खाली आपका है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपके जो नमी की मात्रा है खेत में वो सही है। तो अगर नमी की मात्रा उचित है तो आप बिल्कुल बुझाई कर सकते हैं, और मैं सलाह दूंगा कि आप सीड ड्रिल से ही करें, चाहे भले ही सूखे खेत में करें, बाद में पानी दे देना, लेकिन समय कम है इसलिए आप इसकी बुआई अभी कर दीजिए। और रही बात पोषक तत्वों की, पोषक तत्व इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम देनी पड़ती है, क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं और दाल वाली फसलें हैं, इनमें क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जड़ों में, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन शुरुआती दौर पे हम कह सकते हैं कि जब इनमें गांठें पड़ेंगी उसमें जो उनकी जड़ों में, तो उसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो शुरू में किसान भाई चाहे तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं, और जो फास्फोरस की मात्रा है वो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं, और जो आपका पोटास है वो भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप देंगे। क्योंकि ये जो दाल वाली फसलें होती हैं इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि स्थिरीकरण करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, आपसे भी उनका प्रश्न था, आप क्या उनको जानकारी देंगे? प्रमाण पत्र है उनके पास मशरूम की खेती का, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो क्या उनको कोई किसी तरीके की कोई सब्सिडी मिल सकती है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास मशरूम का सर्टिफिकेट है, जिसका मतलब आपने 5 दिन या 7 दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपको मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में अच्छी से जानकारी है। हमारी आपको सलाह यह है कि पहले आप मशरूम की खेती स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ से आपने प्रशिक्षण ले लिया वहाँ पे संपर्क कर लीजिए। उसके अलावा भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। रही बात आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा भी MITH
के थ्रू जो है 40% सब्सिडी मिल रही है। तो आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जिला बागवानी अधिकारी से आप जाके DHO से संपर्क करिए, वो आपको अच्छी तरह से समझा देगी कौन कौन सी स्कीम क्या चल रही है और उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप उनको उससे संपर्क करके वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वहाँ से आपको इसके कोई सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है तो केंद्र सरकार के द्वारा आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव से भी आप संपर्क करके वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अभिषेक जी भी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैम दरअसल अभी तो हम लोगों के यहाँ सबसे जी सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार, जो लोग वेब पैनल में बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ये कहना है कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों का गेहूं की कटाई चल रही है, तो इस समय जैसे उड़द और मूंग की खेती में अगर कोई मतलब लेट तो नहीं होगा, क्योंकि हमको मतलब वो जुलाई का भी हमको बोना रहता है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए गेहूं की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी जगह कट भी गए हैं। तो जैसी कटाई आपने कर ली है गेहूं की, तो उसके तुरंत बाद आप मूंग को उगा सकते हैं और अभी कोई लेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो किस्में बताया मैंने, ये किस्में क्या है कि 65 दिन या 70 दिन में पक जाती हैं और कुछ किस्में तो ऐसी हैं जो 60 दिन पक जाती हैं। तो इन किस्मों का आप चयन करेंगे और आपके दो महीने में या 102 महीने में आपकी जो क्रॉप है वो पक्का तैयार हो जाएगी। तो देखो आपके पास पूरा अभी तो अप्रैल पड़ा है, पूरा मई पड़ा है, पूरा जून पड़ा है, 3 महीने तो पूरे आपके पास ऑलरेडी हैं। तो 3 महीने से पहले ये क्रॉप कट जाती है, तो आपका जो अगली जो आपका जो क्रॉप होगा खरीफ का वो बिल्कुल डिले नहीं होगा और आपकी जो मूंग है उड़द है ये उससे पहले ही कट जाएंगी। तो अब ये बिल्कुल सही समय है, या तो आप अभी बो दीजिए या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आप बुआई कर दीजिए। उसके बुआई करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो तुरंत अंकुरण होकर के बड़ी हो जाएगी और लगातार पानी देते रहिए और वो 2.5 महीने के अंदर तो पूरी पककर तैयार हो जाएगी और बिल्कुल खेत आपका खाली मिलेगा। तो आने वाली फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लेट नहीं होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की ग्रीष्मकालीन खेती के बारे में और उसके साथ ही बात हो रही है मशरूम उत्पादन की। डॉक्टर सुभाष, यहां पर व्हाट्सएप के जरिए एक और सवाल आपके लिए आया है और ये भेजा है महेंद्र सिंह जी ने झुंझुनू राजस्थान से। वो ये कहते हैं कि क्या मैं झुंझुनू राजस्थान में मशरूम का जो उत्पादन है वो क्या वो कर सकता हूँ? इसका बीज कहाँ से मिलेगा? क्या इस पर कोई सब्सिडी भी मिलती है? अब उन्होंने किस्म का जो है वो नाम यहाँ पर नहीं बताया, वो कौन से किस्म की करना चाहते हैं। तो झुंझुनू में हम कौन कौन से किस्म का मशरूम उत्पादन कर सकते हैं? जैसा कि झुंझुनू से बात कर रहे हैं, झुंझुनू राजस्थान का जो टेम्परेचर है इस समय लगभग दिल्ली के बराबर ही है और 1-2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में अभी आस्टर मशरूम का सीज़न तो नहीं है, तो उनके लिए हम वैरायटी का नाम उन्होंने लिया भी नहीं है, तो उनको हम सलाह देंगे मिल्की मशरूम की खेती आप करिए और आने वाले समय में भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह मशरूम जो है अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है।
और झुंझुनू में ही कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप जाइए, एक बार इसके बारे में थोड़ा संपर्क करिए, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, वो आपको अच्छी सलाह दे देंगे। रही बात सब्सिडी की, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट के भी थ्रू मिल रही है। तो उसके लिए फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट DHO से मिलना पड़ेगा और क्या स्कीम है उस जिला में, वो उसके बारे में सही जानकारी वही आपको दे पाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि लगे हाथ आप ट्रेनिंग के बारे में भी जो है वो हमारे जो किसान भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, किसान भाई बहन, आप लगे हाथ उनको ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं और क्या जिस जगह पर वो मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, क्या वैज्ञानिक वहाँ पर आकर जायज़ा लेते हैं उस जगह का और किस तरीके की जानकारी उन तक पहुँचाते हैं? अगर आप किसी वैज्ञानिक के संपर्क में हैं और वहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है, मशरूम खेती आप कर रहे हैं, तो प्रॉपर उनके संपर्क में रहिए। साइंटिस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस फील्ड में जाकर उसको देखते हैं और क्या उसके लिए उचित सलाह है वो आपको सलाह भी देते हैं। रही बात प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। उसके अलावा NRCM सोलन, DMR सोलन में वहाँ पे 12 महीने ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, यहाँ पे भी पूरे 12 महीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप संपर्क में रहिए। अगर आपको जब आपके पास समय मिलता है उस समय पे आप यहाँ संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के मशरूम की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग होती है डॉक्टर सुभाष, क्या ये मुफ्त होती है या इसमें किसी तरीके की कोई फीस भी लगती है? अलग अलग संस्थान, अलग अलग उनके यहाँ की स्कीम्स हैं ट्रेनिंग का। कुछ स्कीम्स जो है फ्री ट्रेनिंग में है, जैसे स्किल इंडिया के अंदर मशरूम की ट्रेनिंग जो आयोजित किया जाता है वो 200 घंटे का होता है, वो फ्री ट्रेनिंग है। और कुछ नॉमिनल चार्ज लेके भी मशरूम की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। और वह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है कई प्रकार के हैं। जो बेसिक नॉलेज वाले हैं, जिनको अभी मशरूम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उनका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं। जो मशरूम का काम कर रहे हैं और वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा शुल्क बढ़ा के उसको हम अच्छे से उनकी ट्रेनिंग देते हैं और जिसको लेके वो अपने व्यवसाय को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, अब यहाँ पर आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि अभी तो हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की खेती के बारे में, तो जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से इसकी खेती करना चाहते हैं, तो जैविक खेती में और इसमें किस तरीके का फ़र्क होता है? क्या जैविक खेती के लिए किस तरीके से खेत तैयार करें और अगर अभी शुरू करेंगे तो उत्पादन कब मिलेगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि दलहनी फसलें नहीं बाकी और फसलों भी हैं, या मतलब फ्रूट कह सकते हैं, वेजिटेबल कह सकते हैं। आजकल क्या है कि जैविक खेती का बड़ा लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि करनी चाहिए। जैविक खेती का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो खाने वाली चीज़ें उनके लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक खेती करनी ही पड़ेगी। जैसे हम लोग खाद्यान्न खाते हैं, उनमें जो पल्सेज दालें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने पूछा है कि वो उसमें क्या डिफरेंट होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जैविक खेती जब करते हैं तो उसमें एक तो हम लोग जो भी रसायन हम यूज़ करते हैं ना, उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, ना कोई उसमें फफूंदीनाशक डालते हैं, ना कोई उसमें कीटनाशक डालते हैं, और ना ही कोई उसमें खरपतवारनाशक डालते हैं। क्योंकि जितने भी केमिकल रसायन हैं उनका इस्तेमाल हम इसमें जैविक में करते नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि हमको खेत में 3 साल तक कुछ करना नहीं होता है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है खेत में ये ऑर्गेनिक है, यानी कि जैविक उत्पाद है। तो उसमें करना क्या होता है कि हमें ज़्यादातर जो हमारे जो ऑर्गेनिक सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के, जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, वर्मिंग कंपोस्ट हो गई, और क्रॉप रेजिड्यू हो गया, जिनको किसान भाई जला देते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, उनका खाद बना लेना चाहिए। तो उसमें वो खाद के रूप में काम इसमें ले लेते हैं। दूसरी बात है कि कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, कभी रोग भी आ जाते हैं। तो उसमें किसान भाइयों को जो नीम के जो प्रोडक्ट हैं, नीम के द्वारा जो हम जो बनाते हैं दवाइयाँ या कीटनाशी या फफूंदीनाशी, उनका इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बीज उपचार हम लोग नीम की जो ऑयल होता है उससे भी कर लेते हैं, और उसका जो सीड का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे भी कर लेते हैं। या फिर अगर बीच में कोई हानिकारक कीट आ गया या रोग आ गया तो उसके लिए भी हम लोग नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, जिससे हम लोग इसका नियंत्रण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैविक खेती में हम लोग कोई भी रसायन का इस्तेमाल करते नहीं है, और ज़्यादातर हमारा जो इनपुट होता है वो हमारे फार्म पे मिल जाता है या किसान भाइयों के घर पे ही मिल जाता है। बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर सुभाष, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और अगर इसको आयात करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या उनसे ज़्यादा वित्तीय लाभ मिल सकता है?
मशरूम एक्सपोर्ट करने के लिए मशरूम की क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। उसके कुछ कंडीशंस हैं, उसको फॉलो करके आप मशरूम की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें दो प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो आप फ्रेश मशरूम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग करके या कैनिंग करके भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कैनिंग करके आप उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी 9 महीने 10 महीने का आपको एक टाइम मिल जाता है उसकी मार्केटिंग करने के लिए। फ्रेश मशरूम में काफ़ी कंडीशंस हो जाती हैं जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत काफ़ी चैलेंजेज होते हैं, क्योंकि फ्रेश मशरूम की लाइफ साइकिल जो होती है काफ़ी कम होती है और इसमें पानी की मात्रा 90% से ज़्यादा होता है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेज आते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेके आप इसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी इससे प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल। और डॉक्टर मीना, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, जो हमारे मूंग और उड़द के किसान हैं, चलते चलते क्या परामर्श देंगे उन्हें? बस मैं ये परामर्श दूंगा कि किसान भाई जितना हो सके दाल वाली फसलों का मतलब उगाएं, क्योंकि हमें दालों की बहुत ज़रूरत है। हमारा देश अभी आत्मनिर्भर नहीं है दालों में, हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो हमारे पास 3 सीज़न है, खरीफ है, रबी है, ग्रीष्मकालीन है। तो इन तीनों ही सीज़न में आप लोग बिल्कुल दाल वाली फसलें उगाएं, जिससे क्या है कि हमारे जो दालों का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। और आपको पता है कि दालों को उगाने के लिए हमारी भारत सरकार ने MSP लगाई है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रखी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दालों की खेती करें और ग्रीष्मकालीन जो उड़द मूंग है उनकी खेती भी जरूर करें, जिससे क्या है कि हम लाभ इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर मीना, डॉक्टर सुभाष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ साझा की, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद आपको भी। तो आज हमने जाना किस तरीके से आप कर सकते हैं मूंग और उड़द की ग्रीष्मकालीन खेती, और साथ ही मशरूम उत्पादन के संबंध में भी हमने विशेष जानकारियां हासिल की। उम्मीद करेंगे जानकारी आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। लेकिन हमारे अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता दें। तो अगली बार जिन विषयों पर हम जानकारियाँ हासिल करेंगे वो कुछ हैं: लीची के बागों की देखभाल, और इसके साथ ही बात होगी अनाज का भंडारण एवं सावधानियां की। विषय से संबंधित अगर पहले से ही अपने कोई प्रश्न आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप लिख सकते हैं 1800113060। सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। या तो अपने सवाल यहाँ रिकॉर्ड करवा दें या फिर लिखवा दें। और इसके साथ ही अगर आज के कार्यक्रम में कोई भी ऐसी जानकारी जो आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हेलो किसान के आज के इस कार्यक्रम को आसानी से देखकर तमाम जानकारियां एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।